Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Very good morning. So the last topic of the chapter is nature of roots. So far we have discussed three methods of solving quadratic equations: factorization, completing the square, and quadratic formula. But all of these are the methods, है ना? जो important चीज है वो है word problems. How to convert word problems into a specific quadratic equation. एक बार quadratic equation बन गई फिर तो हमारे लिए चुटकियों का खेल है. एक्सेप्ट कुछ इक्वेशंस को छोड़ दें, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होती है, बाकी करीब करीब 90% इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे किसी भी एक मेथड से. ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे हम बनाएं, तो प्रैक्टिस करनी है उस पर, है ना. जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किए, क्योंकि अभी तो अब अपन नेचर ऑफ रूट्स पे डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए उनको खुद से करके देखना है. मैंने करवा दिया इसलिए नहीं, क्योंकि याद थोड़ा ना रख सकते हो, और आएगा तो कुछ डिफरेंट ही. सीबीएसई में तो 100% डिफरेंट आएगा. आरबीएसई में फिर भी क्या होता है, रखी रखाई आ जाती है, बट सीबीएसई में तो बिल्कुल श्योर 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 मान के चलना कि आपका कुछ अलग क्वेश्चन आएगा. ठीक है ना, अलग मतलब कुछ अलग ही वर्ड प्रॉब्लम आएगी, कुछ अलग ही सिचुएशन आएगी, वहां से इक्वेशन बनानी है. तो बेसिकली यू हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट या हाउ टू मेक, हाउ टू फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो कैसे आएगी, खुद से बनाने से आएगी. ठीक है ना, क्लियर. चलो नेचर ऑफ रूट्स पे बात करते हैं. व्हाट इज मेंट बाय नेचर ऑफ रूट्स, इसका मतलब क्या है. नेचर ऑफ रूट्स, देखो रूट्स का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन ए वैल्यू ऑफ एक्स इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइन. किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू होती है उसी को तो रूट्स कहते हैं, और दो निकलती है इसलिए दो रूट्स हो जाते हैं. कई बार वो दो रूट्स इक्वल भी निकलते हैं, वो एक अलग बात है ना. अब बात करते हैं नेचर. नेचर मतलब क्या होता है कि वो जो वैल्यू ऑफ x आ रही है वो किस प्रकार की आ रही है या किस टाइप की आ रही है. इस नेचर ऑफ रूट्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो, टाइप ऑफ रूट्स, किस टाइप की आ रही है ना. उसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है. भाई तू तो है इस टाइप की, तेरा नेचर है ये, तेरा नेचर है ये, ऐसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. तो वो कैटेगरीज रीड करनी है हमको, किस प्रकार की वो कैटेगरीज होती हैं. ठीक है. अब वो कैटेगरीज भी इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग बनाई गई है. भाई मान लो मैंने 10 स्टूडेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, तो उनके सिमिलर नेचर की वजह से डिवाइड किया होगा. भाई ये तीन शैतान, ये तीन पढ़ाकू, ये चार इनका कुछ पता नहीं, पढ़ते भी हैं शैतानी भी करते हैं. ठीक है, इस तरीके से मैं कैटेगरी डिवाइड करूंगा ना, तो उधर जो एक्स की वैल्यूज आई थी, सो फार जितनी भी वैल्यूज आई थी, उनके टाइप के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया. तो हमको वो स्टडी करना है कि वो क्या मतलब बेसिस है, वो बेसिस क्या है जिसके हिसाब से वो डिवाइड कर दिया गया. उससे अगर वो समझ जाएंगे तो फिर क्या क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और नेचर ऑफ रूट्स भी याद हो जाएगा. तो वो बेसिस क्या है, ध्यान से सुनना. वो बेसिस है ये जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, इसके अंदर रूट के अंदर ये जो चीज है ये वो बेसिस है. रूट के अंदर ये जो चीज दिख रही है ये वो बेसिस है, यानी ये वो चीज है जो नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करती है कि भैया आपका नेचर है ये, या आपका टाइप है ये, आपका टाइप है ये, और आपका टाइप है ये. ना तो ये डिनोमिनेटर डिसाइड कर रहा, ना ये माइनस भी डिसाइड कर रहा, ना ये प्लस माइनस डिसाइड कर रहा, और ना ये रूट डिसाइड कर रहा. कौन डिसाइड कर रहा, रूट के अंदर वाली ये जो चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है मतलब क्या कहते हैं उसको, फसाद की जड़. यही क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, यही कैटेगरियां बना रहा है. ठीक है ना, यही डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. इसीलिए इसका नाम रख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट. जो डिस्क्रिमिनेट करे, भेदभाव करे, डिस्क्रिमिनेट करने वाला भेदभाव, जो भेदभाव करे वो आदमी होगा डिस्क्रिमिनेंट, मतलब वो भेदभाव करने वाला आदमी बन जाएगा. तो ये वो एक तरीके से एलिमेंट है इस फॉर्मूला के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, डिस्क्रिमिनेंट. और उसको लेटर डी से डिनोट किया जाता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. अब बस इतना सा पता होना चाहिए था कि डिस्क्रिमिनेंट तो ये होता है, और कितना आसान था, बी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू, कुछ आंसर आ जाता ना. बट ये पता ही नहीं था कि ये डिस्क्रिमिनेंट है. सारा सब कुछ चैप्टर पढ़ लिया लेकिन ये याद नहीं किया, या याद किया तो भूल गए कि ये डिस्क्रिमिनेंट है. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे बी, ए एंड सी शुड बी रियल नंबर्स, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्लियर, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं.
ठीक है, अब बात करते हैं सर ये डिसाइड कैसे करता है, ये कैसे भेदभाव करता है। तो ये भेदभाव करता है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू या तो जीरो आ सकती है, या फिर लेस देन जीरो आ सकती है, या फिर ग्रेटर देन जीरो आ सकती है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? इन तीन बातों के अलावा कुछ हो सकता है क्या? भाई तेरी वैल्यू या तो, जैसे अपन गाड़ी चलाएंगे तो या तो न्यूट्रल रहेगी गाड़ी, गियर लगा ही नहीं, या फिर पॉजिटिव गियर लग गया, पहला गियर दूसरा गियर, या फिर रिवर्स गियर लग गया। इसके अलावा कुछ होगा क्या उस गाड़ी में? नहीं होगा ना। तो ये तो है न्यूट्रल, ये है ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव गियर, और ये है लेस देन जीरो यानी कि रिवर्स गियर, नेगेटिव गियर। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अब ये होगा तो एक अलग नेचर डिफाइन होता है, ये होगा तो अलग नेचर डिफाइन होता है, ये होगा तो कुछ अलग नेचर डिफाइन होता है। ठीक है, तो तीन तरह के मैं आपको नेचर बताने वाला हूं। पहला नेचर होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दूसरा होता है, नाम लिख देता हूं एक बार में, टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। एंड द थर्ड वन इज नो रियल रूट, नो रियल रूट। पिछली एक्सरसाइजेस में आपने x की वैल्यू इस कैटेगरी से भी निकाली है, इस कैटेगरी से भी निकाली है, इस कैटेगरी से निकाल लेते, बट मैंने रोक लिया, मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया हुआ, याद है आपको? वो इस कैटेगरी का है, ठीक है ना। तो तीनों कैटेगरी मतलब एक्स का जो फाइनल आंसर आता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, वो या तो इस कैटेगरी का आता है, इस कैटेगरी का आता है, या फिर इस कैटेगरी का आता है। ठीक है, इस कैटेगरी का आता है कब आता है? जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। इस कैटेगरी का कब माना जाता है? जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। और इस कैटेगरी का कब माना जाता है? जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होता है। ये चीज समझ में आई? ग्रेटर देन जीरो हो तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स कब आएंगे? जब एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो हो, और जब लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए तब कोई भी रियल रूट निकल के ही नहीं आता है, नो रियल रूट। ठीक है, टू का मतलब समझते हो? दो। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, रियल का मतलब होता है जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो एक रियल नंबर आ रही है, वो एक रियल नंबर आ रही है, और रूट मतलब एक्स की वैल्यू। दो का मतलब दो, इक्वल मतलब अब जैसे यहाँ पे अलग अलग निकल के आ रहे हैं ना, इसमें जो अलग अलग निकल के आ रहे हैं वो सेम है। तो हमारा एक केस बना था ना ऐसे, जिसमें एक्स इक्वल्स टू जैसे 1/2 आ रहा था, दूसरा भी एक्स इक्वल्स टू 1/2 ही आ रहा था। तो ये वो वाली कैटेगरी हो गई। मैक्सिमम कैटेगरी ये होती है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं इस कैटेगरी में बनते हैं, जिसमें एक्स की वैल्यू अलग अलग आती है, डिफरेंट आती है, और रियल तो आती है ना। और सेकंड नंबर पे ये मान लो, तो अगर रेशियो देखें तो इसमें क्या होती है? रियल आती है लेकिन सेम आती है। और सबसे लास्ट कैटेगरी, इसके क्वेश्चंस कम ही बनते हैं जिसमें एक भी रियल रूट निकलता ही नहीं है, एक भी रियल रूट निकलता ही नहीं। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें? वैसे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, याद कर सकते हो, बट आप कॉमन सेंस से चलो तो फिर भी याद हो जाएगा। जैसे हम, मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस ओ माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है आपका एक्स की वैल्यू निकालने का या रूट निकालने का फॉर्मूला है। आप खुद सोचो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई पॉजिटिव नंबर हो। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो उस पॉजिटिव नंबर का रूट भी पॉजिटिव नंबर ही होगा, होगा। दैट मीन्स, दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर होगी, होगी। और इस पॉजिटिव नंबर को एक बार प्लस और एक बार माइनस दोगे तो दो अलग अलग नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अंदर अगर पॉजिटिव है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकल के आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? सोचो, मान लो कुछ भी एग्जांपल रखो, जैसे मैंने रख दिया 4 रख दिया, इसकी वैल्यू मैंने 4 रख दी, तो 4 का रूट 2। अब उस 2 को एक बार प्लस मिलेगा और एक बार माइनस मिलेगा, +2 -2 मिलेगा। इधर कुछ भी रहा हो, इधर कुछ भी रहा हो, उसमें जब एक बार आप दो जोड़ोगे और एक बार दो घटाओगे तो दो अलग अलग नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? किसी भी नंबर में एक्स वाई जेड कोई भी नंबर, उसमें एक बार तो दो जोड़ रहा हूँ एक बार दो घटा रहा हूँ तो अलग अलग नंबर ही मिलेंगे ना, सेम तो मिलने से रहे। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएगा केस। अब सुनो, अब अगर मैं बीच में जीरो रख दूं, मतलब इसकी वैल्यू मान लो कल को जीरो हो जाए, तो रूट ऑफ जीरो जीरो, तो ये होल क्वांटिटी जीरो हो गई। अब जीरो में प्लस करूं प्लस जीरो, या माइनस करूं माइनस जीरो, नंबर एक ही आएगा, जैसे कोई भी नंबर लो, जैसे 7 लिया, 7 में प्लस किया जीरो और 7 में माइनस किया जीरो, तो आंसर सेम आया, आया नहीं आया?
तो इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के इक्वेट होता है तो प्लस और माइनस में सेम सेम नंबर आ जाता है, इसीलिए दोनों रूट्स बिल्कुल सेम आते हैं। तो इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। समझ में आई? लॉन्ग टर्म तक याद रहे वो, इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं मैं, नहीं तो रटने में तो 3 मिनट में रट लिया वो और क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, है ना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इन केस लेस देन 0 हो, इन केस इट इज लेस देन 0, तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसके रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव होगी, और रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, जैसे मान लो -4 है, तो उसको सॉल्व करके कोई क्वांटिटी के रूप में लिख ही नहीं सकते आप। लिख सकते हो क्या? कोई बता सकता है रूट ऑफ -4 क्या होता है? बोलो। क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर -4 हो। है क्या ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर -4 हो? नहीं है ना। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर -4 तो होता ही नहीं है। दैट मीन्स ये नंबर रियल नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जब नेगेटिव हो जाता है तो इसका आंसर एक नॉन रियल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉन रियल नंबर। इसलिए हम क्या लिखते हैं? नो रियल रूट। जो एक्स की वैल्यू आ रही है, रूट आ रहा है, वो रियल ही नहीं है, एक भी रियल रूट नहीं मिला। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फिर चाहे से आप प्लस कर दोगे तो भी नॉन रियल नंबर बनेगा, जब आप माइनस कर दोगे तो भी नॉन रियल नंबर बनेगा। तो एक भी रियल नंबर नहीं मिला ना एक्स की वैल्यू के रूप में, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट। समझ में आया सभी को? क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलें एक्सरसाइज पे फिर। जो भी बताया अगर वो समझ में आ गया तो मोर देन इनफ है, हम सीधा एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, अब आप सीईआरटी को भी अगर देखेंगे तो वो कहता है कि अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है, यानी एक्सटेंडेड फॉर्म में है, तो आप केवल और केवल देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। केवल और केवल क्या करो? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप किस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आने वाले हैं। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो आप किस नतीजे पहुंचेंगे कि 2 इक्वल रियल रूट्स आने वाले हैं। और अगर नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन 0, तो फिर आप किस नतीजे पहुंचेंगे? कोई भी रियल रूट आने वाला नहीं है। अब दो तरह के क्वेश्चन है। एक तो ये होता है, एक क्वेश्चन ये होता है, मान लो कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस एक्सरसाइज में। एक तरह का क्वेश्चन ये बनता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, और दूसरे तरह का क्वेश्चन केवल रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स पता लगाता है और कुछ नहीं, है ना। दूसरे तरह का क्वेश्चन ये बनता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। दूसरे तरह के क्वेश्चन में क्या करता है? नेचर ऑफ रूट्स तो पता लगाओ ही लगाओ, एंड इन केस, और अगर ऐसा हो जाए कि नेचर ऑफ रूट्स निकालने के बाद आपके रियल रूट्स आ रहे हैं, इन केस रियल रूट्स आर देयर, अगर रियल रूट्स आ रहे हैं तो फिर उन रूट्स को फाइंड भी करो, फाइंड दैम। ये दो तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। पहला क्वेश्चन केवल नेचर ऑफ रूट्स बता दो, खत्म, उसके आगे नहीं चाहिए हमको कुछ भी। दूसरा क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ रूट्स भी बताओ, और नेचर ऑफ रूट्स अगर रियल आ रहे हैं तो रियल किस किस में आ रहे हैं? पहले केस में आ रहे हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और सेकंड केस में भी आ रहे हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। तीसरे केस में नहीं आ रहे हैं, तो अगर तीसरा केस है तो क्वेश्चन वहीं स्टॉप कर दो। लेकिन अगर शुरू में से कोई 2 केस है तो रियल रूट्स आ गए, तो अब उनको पता करो। फिर पता करने का वही तरीके हैं, 3 मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर। किसी भी मेथड से पता करो। कब पता करो? जब रियल रूट्स आए, नहीं तो मत पता करो। ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, एक कॉमन सेंस की बात पूछता हूं आपसे, फाइंड देम। आप इस तरह के क्वेश्चन से डील कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी तो करेगा वो, 3-4 नंबर का देगा, थोड़ा लेंदी करेगा। तो लेट अस से कि इसमें रियल रूट्स आ गए, लेट अस से इसमें रियल रूट्स आ गए, कैसे पता चलेगा? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो इक्वल टू 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0, तो आप किस नतीजे पर कंक्लूड करोगे कि हाँ रियल रूट्स है। ठीक है, अब आपको उनको पता करना है, फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास 3 मेथड है, कौन सा मेथड चूज करोगे? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के आए हो इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए आप ये वैल्यू निकाल के आए हो। तो अब आपको करना क्या है? आपको बस इस फॉर्मूला में वो वैल्यू रखनी तो है, मतलब इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से आप 50% काम तो ऊपर वाले इक्वेशन के लिए करके आए हो, तो आपको 50% काम ही तो करना है। अब अगर आप ये मेथड ना चूज करके फैक्टराइजेशन है उस पर जा रहे हो, तो आप फिर से इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हो, अपना ही काम बढ़ा रहे हो।
ठीक है, स्टेप्स भी सेम ही रहती हैं। जैसे सपोज करो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप क्या लिखते हो, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो, फिर ए की वैल्यू लिखते हो, फिर बी की वैल्यू लिखते हो, सी की वैल्यू। जब आप नेचर ऑफ रूट्स निकालते हो तो भी आप ये स्टेप्स लिखते हो, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर ए की वैल्यू बी की वैल्यू। तो जब आपने स्टेप सेम लिख दी, आपने फॉर्मूला में से 50% काम कर लिया, तो क्यों ना फिर इसी से ही सॉल्व कर लेना। तो उस समय बेवकूफी होगी अगर आप किसी और दूसरे मेथड पे चलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन में अगर उनको रूट्स को फाइंड भी करवाए तो हम इसी से फाइंड करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में ये चीज भी चेक की जाती है कि बच्चा कितना स्मार्ट है। ठीक है ना, पढ़ाकू बच्चे नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम्स वालों को, स्मार्ट बच्चे चाहिए। मतलब काम बढ़ाने वाले नहीं चाहिए, काम को शॉर्ट करने वाले बच्चे चाहिए स्मार्ट तरीके से। अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड्स निकाला सही होते हुए भी बच्चों के नंबर कटते हैं, कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं। कि वो तो सीधा सीधा रिमार्क डाल देते हैं इस मेथड से करना ही नहीं था। क्योंकि आपको मेथड ऑफ चूजिंग का तरीका भी आना चाहिए, कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है किस सिचुएशन में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? ओके। पढ़ाकू बच्चे मतलब का मतलब है पढ़ाकू बच्चे तो चाहिए, रटने वाले बच्चे नहीं चाहिए। आजकल रटने वाले लोग किसी को भी पसंद नहीं है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज में हायर जब इंटरव्यू देने भी जाते हैं ना, तो वो आपकी यही चीज चेक करते हैं कि आप चीजें रट के आए हैं इंटरव्यू के लिए या आप वाकई में स्मार्ट है। भाई आप अगर रट के आए हो तो आप 1 घंटे के लिए स्मार्ट एक्ट कर सकते हो, अगले 1 घंटे के बाद तो फिर वापस वैसे ही रह जाओगे। तो वो ये चीज चेक करते हैं। तो इसीलिए अभी से बनना स्टार्ट करो, अभी से रटने को छोड़कर। और भले थोड़ा सीखो ना यार, 100% में से पूरा नहीं सीख पाते, 30% सीखो, 40 सीखो, जो अपनी अपनी कैपेसिटी है, बट वो उसको अच्छे से सीखो, किसी भी चीज को रटो। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। आ गया वही टाइप का क्वेश्चन, मैंने कहा था ना चांसेस तो वही मिलेंगे, एक्सरसाइज में भी वही है, फाइंड देम। तो अगर रियल रूट्स हैं तो उनको पता भी करें। ठीक है, एक कोई भी क्वेश्चन में करवाता हूँ, ये करवाऊँ। जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दिस इज अवर क्वेश्चन। इसमें अपने को नेचर ऑफ रूट्स पता करना है पहले तो, और नेचर ऑफ रूट्स पता करके अगर रियल हैं तो फिर उनको रूट्स को भी पता करना है। पहले नेचर ऑफ रूट्स को पता करना है, फिर एक्चुअली रूट्स को पता करना है। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से a की वैल्यू क्या आएगी, 3। चेक करो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3। अच्छा, कल जो क्वेश्चन का लास्ट में वीडियो बनाया था, सब लोग थे क्लास में? और जो नहीं थे उन्होंने वीडियो देख लिया, बिकॉज दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क। आप सब लोग थे? और जो नहीं थे उनको वीडियो देखना है भाई, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो सी की वैल्यू हो गई 4। तो 3 वैल्यूज निकाल ली हमने। नेक्स्ट क्या निकाला जाता है, बोलो? डिस्क्रिमिनेंट। वेरी गुड। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, मतलब फॉर्मूला वाइज 4b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर करना है, यानी कि -4√3 का तो करना है होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू रखनी है 3 एंड c की वैल्यू रखनी है 4। देखो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड √3 का स्क्वायर 3, और इधर भी देखो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, तो वैसे भी दिख रहा है 16 3 जा 48 -48 कट के ये क्या बन जाएगा 0। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो आप क्या कंक्लूड करेंगे, आप ये कंक्लूड करेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक equation has two equal real roots। अब ये तो आपने इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर दे दिया, इसको अंडरलाइन करके आ जाना क्योंकि ये आंसर है, ये मेन आंसर है क्वेश्चन का, है ना। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट का क्या था कि अगर रियल आ जाए, तो देखो रियल वर्ड आ जाए दैट मीन्स रियल है, पर रियल वर्ड तो नो रियल रूट्स में भी आ रहा है। कॉमन सेंस से ही चलना है ना, कि रट लो कि रियल वर्ड आ जाए, तो रियल वर्ड तो तीनों में ही आ रहा है ना, वर्ड से मत चलना, देखना उसके आगे नो भी लगा हुआ है। ठीक है, कुल मिला के रियल रूट्स आ जाए फर्स्ट या सेकंड केस है, तो आपको क्या करना है, उनको निकालना भी है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसको निकालेंगे, -b प्लस और माइनस होल रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखो माइनस और b की वैल्यू भी है -4√3 है, प्लस और माइनस क्या इसको लिखना है, क्या नहीं लिखना है, इसकी वैल्यू लिखनी है बस।
आप पहले लिख के तो आए हो, इसी क्वेश्चन में लिख के आए हो ना, बस कॉपी पेस्ट करके जैसे 100 200 300 जो भी वैल्यू आ रही है एज इट इज उठा के यहाँ पे पुटअप करनी है। जीरो आई थी अभी हमारी, तो जीरो ही पुटअप कर दिया मैंने, फिर से सॉल्व नहीं करना है। तो वो जो फिर से सॉल्व कर रहा है ना, दिखा रहा है, उस कोई बच्चा क्या कहता है, सर मैं एक बार फिर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, शायद मेरे मार्क्स ज्यादा आएंगे, कट ना जाए उल्टा, बेवकूफ समझेगा चेक करने वाला। भाई एक ही क्वेश्चन में वो वैल्यू निकाली हुई है तो फिर तो रखनी है ना, ठीक है। तो 2a, 2 इंटू ए क्या है 3, ओके। तो देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ 4√3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 0 0, 2 3 जा 6। अब 4√3 में 0 ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, बात एक ही है, बट क्योंकि हमको दो इक्वल रियल रूट्स शो करने हैं ऐसे और ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। एक बार 4√3 में 0 ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 करो, और एक बार 4√3 में सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 6, तो दो रास्ते खुल गए। और यहाँ से सॉरी 0, हाँ ठीक है। तो 4√3 में 0 ऐड किया तो भी यही, और सब्ट्रैक्ट किया तो भी यही। 2 3 टाइम्स कट गया, 2 एंड 3 टाइम्स की, द फाइनल आंसर विल बी 2√3/3, और सेकेंड आंसर भी वही सेम, इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं बाय 3। फर्दर और थोड़ा सा सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि √3 से ये √3 टाइम्स कट जाएगा, तो फिर बचेगा 2/√3। या तो आंसर इस फॉर्म में होगा, पीछे देखोगे, या फिर जिस फॉर्म में रखा हुआ है इस फॉर्म देख लो एक बार। वैसे ये ज्यादा फॉर्म जो अभी आई है ना पहले वाली, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ये अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है वो भी बता देता हूँ। नीचे वाली इन अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिखा है उन्होंने आंसर, पता है क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी रैशनल नंबर नहीं लिखते, उसको रैशनलाइज करके ऊपर लेके जाते हैं। तो 2/√3 लिखते हैं, तो √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये तो पता है, चैप्टर नंबर 1 में सीखा है, √2 √3 सब इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो देखा जाए तो ये अप्रोप्रिएट है, ऊपर वाली ज्यादा अप्रोप्रिएट है, उस इरेशनल को ऊपर पहुंचाया जाता है रैशनलाइजेशन से। बट आपको आप इस फॉर्म में भी लिख दोगे तो भी आंसर है, इस फॉर्म में लिख दोगे तो भी आंसर है। हाँ देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मेरी बात सुनो, आपको रैशनलाइज करके ही लिखना है, मतलब आपको ऊपर वाली फॉर्म चाहिए फाइनल, है ना। अगर इस ये वाली नीचे वाली फॉर्म आ जाती है तो आपको उल्टा ऊपर वाली फॉर्म में रख के छोड़ के आना है, ठीक है, क्लियर है? दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, है ना। और लगाने का मतलब कुछ और हो जाता है, ठीक है। और का मतलब है आंसर या तो ये है, आंसर या तो ये है, जबकि आंसर तो ये भी है और ये भी है। कुछ भी मत लगाओ, मैं कह रहा हूं ना इस फॉर्म में सॉल्व करके छोड़ के आ जाओ, ठीक है। जिसमें इरेशनल नंबर न्यूमरेटर में हो उस फॉर्म में छोड़ के आ जाओ। अगर ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे अभी ऑटोमेटिक ही आ गया, और नहीं आता है भाई तो इस फॉर्म में आता है सॉल्व करते करते, तो उल्टा उसको उस फॉर्म में छोड़ के आना है, रैशनलाइज करके। √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराओगे तो वापस वही बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर सबको? ठीक है। अब चलते हैं एक इसका ऐसा क्वेश्चन, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि सर ने कैसे पता लगाया कि इसमें रियल रूट नहीं आया। ऐसे ही तो पता लगाया था, क्वेश्चन देखा और b² - 4ac माइंड में कैलकुलेट किया, और मैंने देखा तो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए तो मैंने छुड़वा दिया उसको, भाई 1 मिनट इसको छोड़ दो, ठीक है। ऐसे आप भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट हो, और बी को पकड़ो, ए को पकड़ो, सी को पकड़ो, और मन में कैलकुलेट कर लो। एक्चुअल वैल्यू मत कैलकुलेट करो, बस इतना अंदाजा लगा लो कि नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही, और लग जाता है इतना अंदाजा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखो, ये जो है 36 नहीं, ये तो रियल रूट देगा, ये देखता हूँ, देखो कैसे मैं मन में कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3 का स्क्वायर किया 9, 5 2 जा 10 इंटू 4, इसमें से माइनस करूंगा नेगेटिव आएगा, 9 - 40 नेगेटिव आएगा ना, बस ऐसे मन में कैलकुलेट हो जाता है ना। 9 - 40 बस सोचता हूँ मैं, 9 - 40, अब वो आएगा कितना वो नहीं सोचता हूँ, बस ये सोचता हूँ यार 9 - 40 जो भी होगा नेगेटिव, 100% नो रियल रूट आएगा। करके देखें इसको, देखो इसमें क्या होगा, b² - 4ac निकालेंगे जब हम, तो b क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 2, और सी क्या है 5, तो -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8 5 जा 40, 9 - 40 -31 विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0। तो कंक्लूड क्या करोगे, here the given quadratic equation has no real root, और नो रियल रूट है तो फिर उनको पता भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें रियल रूट आ जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो इसको पता करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। हो जाएंगे, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स जो है पूछता नहीं है बता देता है, पूछता नहीं है बता देता है, बता रहा है। देखो
find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal real roots. वो क्या कह रहा है कि इन क्वेश्चंस में ऑलरेडी टू इक्वल रियल रूट्स है। मैं आपको बता रहा हूं, आप तो मेरे लिए एक काम करो, इसमें कहीं ना कहीं k छुपा हुआ है, उस k की वैल्यू निकालो। जैसे यहाँ k छुपा हुआ है, यहाँ पे भी k छुपा हुआ है। ठीक है, बोलो कौन सा एक मैं करवाऊं, एक आप अपने आप करेंगे। विच वन यू वांट टू? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सपेक्टेड था वैसे भी। देखो जी, कैसे हम इसमें छुपे हुए k की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहला काम तो आप जैसे इक्वेशन सामने आती है, पहला काम आप ये करोगे कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। किसमें चेंज करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो टर्म्स ही तीन होते हैं, इसमें तो दो ही टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। टर्म्स ही अभी दो हैं, तो उसको तीन टर्म्स में बना के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो कैसे? के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, और के एक्स इंटू -2 -2 के एक्स, फिर आखिरी में +6 इक्वल टू 0। अब तीन टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा करने से ए की वैल्यू क्या आएगी बोलना? ए की वैल्यू आएगी के आएगी। बी की वैल्यू क्या आएगी बोलना? -2 के। देखो ऐसे देखा करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो ए की वैल्यू के, एक्स से एक्स गया, कंपैरिजन करते हैं तो ऐसे तो देखते हैं, एक्स से एक्स गया तो बी की सीट में क्या आ रहा है? -2 के। माइनस प्लस का साइन का भी फर्क आएगा, तो उसको भी ध्यान से देखेंगे। और सी की वैल्यू तो इजीली आ जाएगी 6। तो ये वैल्यूज निकाल ली एक बार हमने। अब नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है तो 100%। फिर क्या निकलेगा? डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकलेगा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब -2k का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मतलब k और c का मतलब 6। सो इट विल बी -2k का होल स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर, और 4 इंटू k इंटू 6, ये k है ना, इंटू 6, तो 24k। ठीक है, थोड़ा सा और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 4k कॉमन आ रहा है, क्या बचता है? k -6। तो ये फाइनली डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, है या नहीं है? अब हमको क्या करना होता था? डिस्क्रिमिनेंट आने के बाद चेक करना होता था पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अभी क्या मैं इस फॉर्म में इसको चेक कर सकता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं कर सकता, क्योंकि k की वैल्यू नहीं है। जब तक k की वैल्यू नहीं है, आई कैन नॉट फाइंड वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, नहीं पता लगा सकता। तो आपको पता भी कहाँ लगाना है? पता तो वो खुद ही लगा के दे रहा है ना। उसने क्या कहा आपको कि इक्वल रियल रूट से, मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको तो बस उसकी बात सुननी है और इक्वल रियल रूट्स के हिसाब से जो भी होता है वो करना है। तो इक्वल रियल रूट्स के हिसाब से क्या होता है बेटा? इक्वल रियल रूट्स के हिसाब से बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। इक्वल रियल रूट्स के हिसाब से बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आपकी बी स्क्वायर -4ac यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आई है? 4k मल्टीप्लाइड बाय k -6, यही आई है। तो आप इसको 0 के इक्वेट कर दो। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वेट करना है, आपका डिस्क्रिमिनेंट ये है, 0 के इक्वेट कर दिया। इसमें से k की वैल्यू निकाल ली। इसमें से k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो 4 को तो उधर पहुंचाओ, तो वहां जाके डिवाइडेड बाय 4 होके 0 हो जाएगा। बचा क्या? k इंटू के -6 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा, या तो k की वैल्यू 0 या फिर k -6 की वैल्यू 0। तो k की वैल्यू 0 तो अपने आप में k की वैल्यू ही है, k की वैल्यू तो चाहिए थे आपको। यहां से k की एक वैल्यू और आ जाएगी, k की वैल्यू 6, यानी कि k की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 0 और k इज इक्वल्स टू 0 और 6। मैच करो आंसर, मैच करो आंसर की से। k की वैल्यू 0 या 6 होगी। हाँ, पीछे आंसर 0 नहीं आ रहा, पीछे आंसर 6 आ रहा। हाँ, अब सुनो क्यों नहीं आ रहा। हर बार नहीं होगा ऐसा, आपने जो किया है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस बार तो आंसर 0 आया है, इस बार तो आंसर 0 आया और वो इनवैलिड हो गया। उसका कारण यह है क्योंकि k मेरा a है और a की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, उस वजह से ये इनवैलिड हो गया है। कल को अगर ये 1 हुआ तो ये इनवैलिड नहीं है, फिर इसके दो आंसर वैलिड है, 1 और 6। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना भाई। एक अगर मैं k की जगह 0 रख दूंगा तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बची ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर टर्म ही कट गया, फिर तो लीनियर इक्वेशन बच गई। इसीलिए इस क्वेश्चन में k की वैल्यू 0 इनवैलिड है, क्योंकि वो खुद a की जगह बैठी है। ये 0 कल को b की जगह बैठा हो तो वैलिड है, ये c की जगह बैठा हो तो वैलिड है।
ठीक है, अब आप कह रहे हो कि 4k स्क्वायर माइनस 24k, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। फिर आपने ये किया होगा कि 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, फिर आपने ये किया होगा k से ये k काट दिया होगा, और फिर आपने k की वैल्यू 24 बराबर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 6 लिखी होगी, ये किया होगा। अब पहले भी बताया, फिर से सुनना, हम LHS से RHS कभी भी कोई चीज काटते हैं यूं यूं, तो हम तभी काट सकते हैं जब उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर इनकेस उसकी वैल्यू 0 हो सकती है तो हम उसको काट नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, आप कहोगे सर एक्स एक्स काट दो, मजा आएगा बड़ा काटने में, ये कट गया सर एक्स की वैल्यू 2। तो ये आप कब काट सकते हो? जब आपको गिवन इन्फॉर्मेशन में ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि x 0 नहीं हो सकता, तब आप यहां से मतलब आप उन्हीं चीजों को काट सकते हो जो 0 नहीं हो सकते। अब उन चीजों को LHS RHS में नहीं काट सकते जो 0 हो सकते हैं। हाँ, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आप जिस आपने काटा तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा एज k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो हमने काट दिया। आपने जहां पे काटा ना ऐसे, वहां पे आप ब्रैकेट में लिखो एज k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो काटो उसको, जो 0 हो ही नहीं सकता उसको काट दो। ठीक है, और अगर आप यहां नहीं करते हो जैसे मैंने कराया 4k कॉमन लेते हो, तो फिर आपको ये बात लास्ट में लिखनी पड़ेगी कि k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 6 वैलिड है। कहीं ना कहीं तो लिखनी पड़ेगी ये बात कि k यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, या तो काटते टाइम लिखनी पड़ेगी या सॉल्व करने के बाद नीचे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है सारी बातें सभी को? ठीक है, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जल्दी बताओ। अरे बोलो भाई। सर आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वापस आ गए हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या कह रहा है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन है ना, इज इट पॉसिबल, इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, तो समझ लेना नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है वो, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या। तो ऐसा कब हो सकता है? जब उससे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स रियल आ रहा हो, तब तो वो पूरी सिचुएशन पॉसिबल है। लेकिन उससे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स नो रियल रूट आ जाए, तो जो चीज वो कह रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है होना। ठीक है, तो इज दिस पॉसिबल का मतलब ही ये है कि नेचर ऑफ रूट्स निकालो। फिर आगे सुनो, पॉसिबिलिटी के बाद वो क्या कह रहा है, इफ सो, हाँ अगर वो पॉसिबल है तो फिर फाइंड करो लेंथ एंड ब्रेड्थ या जो भी चीजें उसने कही है। तो एक तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन हो गए कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो और अगर रियल है तो निकालो, उसी चीज को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है इसने। ठीक है, क्लियर? तो इक्वेशन बनाते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800? क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, यानी जहां पे अपन मैंगो उगाते हैं, मैंगो का जो बागान होता है, ठीक है, बाग होता है या गार्डन होता है, ऐसा पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर ऐसा मैंगो ग्रोव हम बनाएं जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस हो और उसका एरिया इतना हो। ऐसा पॉसिबल है तो फिर उसकी लेंथ ब्रेड्थ निकाल के बताओ, ये क्वेश्चन है। समझ आया? तो देखो, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, बाद में किसका जिक्र है, ब्रेड्थ का, तो जिसका जिक्र बाद में उसको x मान लो, और लेंथ अगर ट्वाइस है ब्रेड्थ के तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या मानी 2x, ब्रेड्थ क्या मानी x, फाइनली एरिया क्या आया 2x स्क्वायर। उसका एरिया कितना है 800। तो मैं क्या करूंगा 2x स्क्वायर को किससे इक्वेट करूंगा, मतलब बुक में जो एरिया गिवन है 800 गिवन है ना, हमारा एरिया x की फॉर्म में क्या आया 2x स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा 2x स्क्वायर को 800 से इक्वेट करूंगा। अब देखो, मैं 2 को यहां से काट सकता हूँ क्या LHS से RHS में? बिल्कुल काट सकता हूँ, क्योंकि 2 कभी 0 थोड़ा ना हो सकता है, जो चीज 0 नहीं हो सकती वो कट सकती है, तो 2 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता ना, तो आप इजीली 2 से ये 400 काट दिया आपने, क्या बचा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। वैसे तो इसको बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए भी आप सॉल्व कर सकते थे, बट आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसने कहा है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो आपको नेचर ऑफ रूट्स की तरफ लेके जाना है इस क्वेश्चन को। और नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है कि हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाऊंगा मैं इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है, और अभी भी नहीं दिखाई दे रही तो अब दिखाई देगी, देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब तो दिखाई दे गई होगी भाई। देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, कांस्टेंट टर्म थी, एक्स वाली टर्म नहीं थी ना, जो टर्म नहीं है उसको मैं मान सकता हूँ उसका कोएफिशिएंट 0 रख के, 0x मतलब वहां पे x है ही नहीं। अब आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1
यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू माइनस का 400। इन शॉर्ट जो टर्म नहीं हो उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाता है। तो देखो क्या क्या आया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू माइनस का 400। क्या निकालूंगा इसके बाद नेक्स्ट, d, यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी 4 इंटू a इंटू सी। a कितना है 1 और c कितना है माइनस का 400। तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस, 400 इंटू 4 1600, 1600 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, और जब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे तो रियल तो आ गए, तो जैसे हम नीचे हम क्या लिखेंगे, हेयर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, so the equation will have 2 distinct real roots, और अगर 2 distinct real roots आ रहे हैं hence the given situation is possible। उसने कहा था ना पॉसिबल है या नहीं है, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, hence the given situation is possible, क्योंकि रूट्स रियल निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो निकाल के भी बता दो। निकाल के बताने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी, बी क्या है 0 यानी माइनस 0, प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुका हूं मैं, क्या ये 1600 डिवाइडेड बाय 2a, 2a मतलब 2 इंटू 1 2, माइनस 0 तो 0 ही हो गया, कट गया, ये क्या बचा, प्लस और माइनस 1600 का रूट क्या होता है 40 डिवाइडेड बाय 2, प्लस और माइनस 40 बाय 2, या तो प्लस 40 बाय 2 या माइनस 40 बाय 2, यानी कि प्लस 20 या फिर माइनस 20, जिसमें से ये वैल्यू हो जाएगी इग्नोर, क्योंकि ये ब्रेड्थ थी, x क्या थी, ब्रेड्थ थी, और ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो a की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 20। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों निकालनी थी, तो ब्रेड्थ तो आ गई 20, लेंथ क्या आएगी 2x थी, तो 2 का इंटू 20 का दुगना कितना हो जाएगा 40, दैट मीन्स ब्रेड्थ तो है 20 मीटर एंड लेंथ है 40 मीटर, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 800 एरिया आ रहा है ना, जस्टिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, क्लियर है सारी बातें, इस तरीके से हमको आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस वो, इज द सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन इट्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज भी बताने वाला, एज प्रॉब्लम है। एज प्रॉब्लम क्या है कि सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, 2 दोस्त हैं, उनके एजेस का सम, उनकी प्रेजेंट एजेस का, जब नहीं गिवन हो ना कि एज कौन सी है तो फिर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट मानी जाती है, तो उनकी एक्चुअल प्रेजेंट एज का सम कितना है 20 साल। ठीक है, 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट था 48, अभी की एजेस का तो सम गिवन है, 4 साल पहले की एजेस का प्रोडक्ट गिवन है, और कह रहा है कि क्या ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल है या नहीं है, और अगर है तो फिर उनकी प्रेजेंट एज बता दो, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। मीटिंग इज about to over, so please leave the meeting and join again everyone। So let's read the statement from question number 4, the sum of the ages of 2 friends is 20 years। 2 फ्रेंड्स की एजेस का सम कितना है 20 साल। 2 फ्रेंड्स कौन से नहीं पता, तो फ्रेंड नंबर 1 जो है उसकी एज अगर मैं x मान लूं, प्रेजेंट एज, स्केच बना देते हैं एक बार, कच्चा चिट्ठा, लेट अस से कि ये तो है फ्रेंड नंबर 1 एंड दिस इज फ्रेंड नंबर 2। ठीक है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, और एक दूसरी एज कौन सी है, 4 साल पहले की एज है क्या, 4 इयर्स अगो, तो 4 इयर्स अगो वाली एज यहां लिखेंगे। तो मान लो प्रेजेंट एज अगर एक फ्रेंड की एक्स माननी, तो दूसरे फ्रेंड की कितनी होगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि प्रेजेंट एज का सम कितना दे रखा है 20 इयर्स, प्रेजेंट एज का सम कितना दे रखा है 20 साल, तो अगर एक की अगर एक्स है तो बचे हुए दूसरे की 20 सम में से ही तो माइनस करके निकालोगे। अब 4 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी, 4 साल कम हो जाएगी, 4 साल पहले इसकी एज भी 4 साल कम हो जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा, यस और नो भाई, इसमें से मैंने 4 साल कम किया है, तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स, 4 साल पहले इसकी एज ये हो गई, इसकी एज ये हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कुछ गिवन है, 4 साल पहले की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कुछ कुछ गिवन है, तो 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट करता हूं मैं, x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस एक्स, देखो x इंटू 16x, x इंटू माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 माइनस का 64 एंड माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x। तो थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख देता हूं मैं, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म लिखो उसके बाद 16x प्लस 4x
प्लस का 20x और फिर लास्ट में क्या है माइनस का 64। तो ये आ गया प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है? एज पर द क्वेश्चन दिस प्रोडक्ट इज 48। तो उस प्रोडक्ट को मैं किसके इक्वेट कर दूंगा? भाई हमारा प्रोडक्ट ये आ रहा है, बुक के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। तो अब अगेन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी बाकी है, 48 को भी इधर लेके आएंगे हम, तो इट विल बी लाइक x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और क्या था लास्ट टर्म माइनस 64 इक्वल्स टू 48। तो माइनस 64 इधर रहेगा और 48 उधर से उठ के यहाँ आएगा, वो भी माइनस 48 हो जाएगा। अब RHS में 0 बच गया, तो फाइनल इक्वेशन विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस करेगा, 8 and 4 12, 6 and 4 10 and 1 11 इक्वल टू 0। तो दिस इज माय फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे बस ये चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर रियल आएंगे तो सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज सिचुएशन नॉट पॉसिबल। अक्सर अपन माइनस एक्स स्क्वायर को फिर एक्स स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x का माइनस 20x माइनस का 112 प्लस 112। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में नहीं करते थे, और डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन है तो भी वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरह ही चल रहे हैं, तो करने की जरूरत नहीं है। कर दोगे तो गलत भी नहीं होगा, ठीक है भाई। किसी को पसंद ही नहीं है सर मुझे तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव दिखते ही चिड़े, तो कर दे भाई, पॉजिटिव कर दे, एक स्टेप बढ़ा दे, है ना, माइनस का प्लस कर दे, प्लस का माइनस कर दे, माइनस का प्लस कर दे। अदरवाइज हर सिचुएशन को डाइजेस्ट करना आना चाहिए, इन सिचुएशन से डील करना भी आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव रखते हैं अपन, है ना। आगे सुनो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, आई विल गेट ए की वैल्यू व्हाट, बोलो, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू प्लस का 20, सी की वैल्यू माइनस की 112। एग्जाम में से एरो फेरो मत लगा देना, आपको समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज विच वी फाइंड इज दैट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी b की वैल्यू है माइनस, फिर 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर -4 इंटू a इज -1 एंड c इज माइनस का 112, ठीक है। 20 का स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस तो फाइनली माइनस, ठीक है। 3 माइनस तो ऑड नंबर में अगर नंबर ऑफ माइनस आ रहे हैं तो माइनस ही आएगा, ठीक है। 4 इंटू 112 आएगा, 400 से तो ज्यादा ही आएगा, 448 आएगा। दैट मीन्स माइनस का 48, दैट मीन्स लेस देन 0, दैट मीन्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। फटाफट से जल्दी से लिख के आएंगे कि सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, भाड़ में जाओ, नहीं पता लगाएंगे। सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है तो जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके बारे में क्यों सोचूं मैं? ऐसा गार्डन या जो भी आप कह रहे हैं, ऐसी एज प्रॉब्लम ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो दोस्तों के एजेस का समय से आ जाए और 4 साल पहले एजेस का प्रोडक्ट ऐसा आ जाए, ठीक है। सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? क्लियर टू ऑल? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर सिचुएशन पूछ रहा है हमसे पॉसिबल है या नहीं है। वो रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, अब की बार पेरीमीटर और एरिया वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पहले करके आए हम जिसमें पेरीमीटर और एरिया होता है, या तो पेरीमीटर से एरिया पे जाते हैं, उस क्वेश्चन में अपन एरिया से पेरीमीटर पे आते हैं, याद है। अब उल्टा कर लेते हैं तो दोनों सिचुएशन समझ में आ जाएंगी। अब पेरीमीटर से एरिया पे जाके देखते हैं, ठीक है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है क्या, एक रेक्टेंगुलर पार्क बना दूं जिसमें पेरीमीटर तो हो 80 मीटर और एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर। 20 ले लूं तो हो जाएगा क्या? 20 इंटू 20 400 और 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। 20 लेंथ ले लो, 20 ब्रेड्थ ले लो, तो 20 इंटू 20 एरिया कितना हो गया? 400 और 2 इंटू एल प्लस बी यानी 20 प्लस 20 40 80। तो ये तो मतलब नंबर्स जो गिवन थे काफी आसान गिवन थे। क्या? नहीं वो पता नहीं है अभी, वो पता नहीं है। मान लो अभी एक्स की वैल्यू कोई नेगेटिव आ जाए, क्योंकि 20 आ रहा है। चलो वैसे भी इस तरह से तो हमको करना ही नहीं है ना, करना तो सॉल्व करके, ठीक है। तो लेट्स से ये तो इधर तो रख देता हूं मैं लेंथ, इधर मैं रख देता हूं ब्रेड्थ, फिर लेंथ ब्रेड्थ, फिर इधर उसकी मदद से मैं निकालूंगा पेरीमीटर और फिर एरिया, राइट। तो लेंथ और ब्रेड्थ में से जो भी आपकी इच्छा हो, एक चीज को मान लो x, एक चीज को मान लो x। लेटेस्ट से मैंने लेंथ को मान लिया x, ठीक है। पेरीमीटर को थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं। तो अगर लेंथ x है और पेरीमीटर कितना है दोनों का, कितना पेरीमीटर गिवन है?
80 और एरिया कितना गिवन है 400। मैंने क्या कहा था, या तो एरिया से पेरीमीटर पे आओ या पेरीमीटर से एरिया। तो लेट अस से मैं पेरीमीटर से एरिया पे आ रहा हूं। तो अगर पेरीमीटर 80 है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये 80 है, ये 80 एक तरीके से 2 से 1 ये 2 से 40 टाइम्स कट गया, यानी लेंथ और ब्रेथ का जोड़ कितना है, और लेंथ को x माना तो ब्रेथ 40 माइनस x हो जाएगा। भाई लेंथ और ब्रेथ का जोड़ अगर 40 है, लेंथ और ब्रेथ का सम अगर 40 है और लेंथ x मान ली तो ब्रेथ क्या आ जाएगी 40 माइनस x। ठीक है, एक बार लेंथ आ गई ब्रेथ आ गई तो एरिया। अब पेरीमीटर को तो काम में ले लिया ना आपने, तो इसको मैं इग्नोर करूंगा, अब इस पे बात करूंगा। एरिया क्या हो जाएगा x इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो x इंटू 40 माइनस एक्स और उसको इक्वेट कर दूंगा 400 से, इक्वेशन बन जाएगी। समझ आया सभी को? भाई एक चीज की मदद से तो पैरामीटर्स फाइंड आउट करूंगा और दूसरी चीज में पुटअप कर दूंगा। या तो एरिया से पैरामीटर फाइंड करके पेरीमीटर में पुटअप करो, या पेरीमीटर से पैरामीटर फाइंड करके एरिया में पुटअप करो। ठीक है, तो x इंटू 40 यानी 40x, फिर x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट 400। 400 को इधर बुलाया तो अरेंज भी कर दो, पहले x स्क्वायर वाली टर्म फिर x वाली टर्म लास्ट में कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी विल गेट a की वैल्यू माइनस का 1, b की वैल्यू 40, ठीक है, एंड c की वैल्यू माइनस का 400। तो d की वैल्यू जब a b c है तो d भी आ जाएगा, b स्क्वायर अगले पेज पे करते हैं क्योंकि इसमें सिचुएशन पॉसिबल है ही सही, तो सॉल्व भी करनी है हमको। तो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। कितना था b, a और c? देखो b तो था 40 और वो था -1 एंड -400। b इज 40, यस यू आर राइट कि यहाँ पे इक्वल रियल रूट्स आने वाले हैं। 4 इंटू a कितना था -1 एंड c कितना था माइनस का 400। ठीक है, ये माइनस है तो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 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 फाइनली माइनस, और 4 इंटू 400 1600, सो इट विल बी 0। तो अगर b स्क्वायर माइनस d की वैल्यू अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। एक बार आंसर अगर 2 इक्वल रियल रूट्स आएगा तो मुझे उस आंसर को पता भी लगाना पड़ेगा फॉर्मूला में रख के, डिवाइडेड बाय 2 है। कितना था b? हाँ, b कितना था 40, तो -40 प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अभी अभी मैंने निकाला है, कितना निकला है 0 निकला है, 0 डिवाइडेड बाय 2a। 2 इंटू a कितना था माइनस का 1। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से ये टर्म ही कैंसिल आउट हो गई, -40 बचा यहाँ पे, -40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1 -2 यानी कि 20, यानी दोनों रूट्स 20 आ रहे हैं। दोनों रूट्स 20 आ रहे हैं तो या तो अपन ने लेंथ को 20 माना था, लेंथ को 20 माना था तो ब्रेथ भी 20 आ जाएगी 40 माइनस 20, और दूसरा वाला 20 मानेंगे तो भी 20 आ जाएगी। यानी कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक ही सिचुएशन बनती है कि लेंथ भी 20 लो एंड ब्रेथ भी 20 लो, तभी पेरीमीटर 80 और एरिया 400 आएगा। क्लियर? सबको समझ आया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी तकलीफ नहीं? ठीक है, बताओ अपना क्वेश्चन बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में √5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल टू 0। कौन सा मेथड से चाहते हो? ठीक है, अब कौन सा मेथड से चाहते हो? सबसे पहले तो एक चीज बताओ कि यहाँ पर टर्म्स कितनी है, 1 2 3। फैक्टराइजेशन से 4 टर्म्स चाहिए होती है अपने को, तो फैक्टराइजेशन से अगर सॉल्व करोगे तो इसमें 4 टर्म्स कौन सी बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस √5 इंटू एक्स माइनस √5x और -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस √5 इक्वल टू 0। तो 4 टर्म्स बन जाएंगी, इसमें से कॉमन ले लेना, इसमें से कॉमन ले लेना फैक्टराइजेशन से, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। आप ये सोचो फैक्टराइजेशन से मुझे 4 टर्म्स चाहिए तो इक्वेशन को 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अब आप सपोज करो आप कौन से वाले मेथड पे जाना चाहते, सपोज करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाना चाहते हो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे तो 3 ही टर्म्स चाहिए होती है, कौन सी, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली कांस्टेंट, तो वैसे भी उसी फॉर्म में a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं या बाहर ही रख दो, चलो -√5 माइनस ऑफ √5 प्लस 1, c की वैल्यू √5। ठीक है, अब क्या है उसमें फॉर्मूला में रखो, फॉर्मूला रख के हो जाएगा। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखो,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं अपन, करते क्या है बोलो? x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट पहले तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, देखो घटा जोड़ूंगा और घटाऊंगा, क्या है x का कोएफिशिएंट क्या है -√5 + 1, इसका हाफ करोगे, देखो -√5 + 1, इसका हाफ करोगे और उसका स्क्वायर करोगे, राइट। अब माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा एक तरीके से, और बचेगा क्या, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो √5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं उसको मैं, ठीक है। तो ये घटा दो और यही जोड़ दो, √5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, तो घटा दो और √5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर जोड़ दो इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत? नो। अब जो पॉजिटिव है वो तो आइडेंटिटी बनाएगी और जो नेगेटिव है वो सॉल्व होगी, यही सिस्टम चलता है। पॉजिटिव ये वाली है तो इन तीनों से तो बनेगी आइडेंटिटी और ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी। तो आइडेंटिटी बनके क्या बनेगी, a - b का होल स्क्वायर, यानी x - b क्या आ रहा है, इस स्क्वायर के अंदर वाली चीज b है, √5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो बना गई आइडेंटिटी, इससे तो बन गई आइडेंटिटी। उन दोनों को सॉल्व करो तो उसमें उसके अलावा क्या है वहां पे, √5 माइनस, अब इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करो a + b के होल स्क्वायर से, √5 का स्क्वायर 5 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2ab करोगे तो 2√5, राइट। और नीचे जो है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब उनको ले जाते हैं अपन वहां पे, इसको ले जाते हैं अपन वहां पे, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। 5 + 1 कितना होता है, सॉल्व भी कर लो, 5 + 1 6, 6 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4, ये तो पॉजिटिव, और जो √5 नेगेटिव पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी मैं इसको 2 से काट भी सकता हूँ, 2 2 3, तो 3 + √5 डिवाइड बाय 2, नहीं समझ आया, 2 को कॉमन ले लिया मैंने इसमें से 6 + 2√5 में से 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3 + √5 और 2 से इसको काट दिया, ठीक है। तो 3 + √5 होल डिवाइडेड बाय 2 बन गई है, 3 + √5 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एलसीएम लूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, एलसीएम लूंगा तो 2 एलसीएम 3 + √5 एज इट इज और 2 × √5 2√5, और √5 में से -2√5 गया तो माइनस का √5 बचेगा, तो अल्टीमेटली ये 3 - √5 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, अल्टीमेटली क्या हो गया 3 - √5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट लगेगा, ठीक है। आंसर क्या है फाइनली, देखो आंसर भयानक आ रहा है इस तरीके से, देखो x - √5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, होल रूट ऑफ 3 - √5 डिवाइडेड बाय 2, 3 - √5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब अगर मैं, और वो भी प्लस और माइनस में, वो भी प्लस और माइनस, ओके। नाउ व्हाट, देखो अब आगे क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको वहां तो लेके जाएंगे, उधर प्लस में तो लेके जाएंगे, बट हाउ टू सॉल्व दिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सीखो कि इस तरह के अलजेब्रिक और इस तरह के अलजेब्रिक सम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ आप लोग, है ना, देखो ध्यान से देखना क्या क्या करता हूं मैं, प्लस और माइनस एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 माइनस √5/2 का होल रूट। अभी मैं LHS एज इट इज हो जाएगा तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा बाद में, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट होता जा रहा है, RHS को सॉल्व कर रहा हूँ, देखो फिर आगे हो जाएगा प्लस और माइनस होल रूट ऑफ, प्लस और माइनस होल रूट ऑफ, अब देखिए 3/2 को मैंने लिखा है एज इट इज, नो चेंज। अब √5/2 को देखो, मैं ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 2√5/4, 2√5/4, मतलब मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो 2√5 का 2√5 हो गया और 2 2 जा 4 आ गया नीचे, ठीक है। आगे सुनो, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, LHS वैसे के वैसे ही चल रहा है ना, 3/2
माइनस, अब सुनो ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूं -2 होल रूट ऑफ 5/16। देखो क्या किया, ध्यान से देखना, देखो 2 अपनी जगह 2 अभी भी है, रूट के अंदर पहले 5 था, आज भी है, और जो 4 पहले रूट के बाहर था इसको भी मैं रूट के अंदर ले आया, तो जब 4 रूट के अंदर जाएगा तो वो 16 बन जाएगा, क्योंकि 16 का रूट 4 होता है। ठीक है, कभी भी कोई चीज रूट से बाहर आती है तो स्क्वायर रूट होके बाहर आती है, लेकिन वापस जब रूट के अंदर जाती है तो स्क्वायर होके अंदर जाती है। 4 जब अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, अब आप मुझे ऐसे कोई 2 नंबर्स बताइए सोच के, ऐसे कोई 2 नंबर्स सोच के बताइए जिनके स्क्वायर का सम, जिनके स्क्वायर का सम 3/2 होता हो और उन दोनों का प्रोडक्ट ये होता हो। ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का भी सम 3/2 होता हो और उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता हो 5/16। ठीक है, इतना आसान नहीं है सोचना, 1-2 क्वेश्चंस करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। अब देखो ध्यान से, वो 2 नंबर्स कौन कौन से होंगे। देखो, एक नंबर लिखा है मैंने √5/2, एक नंबर लिखा है मैंने 1/2। इसके स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर का सम अगर मैं करूंगा तो देखो क्या होगा, √5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 5/4 और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 5 + 1/4 यानी 6/4, कट के वो आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 आ जाएगा। यानी वो 2 नंबर्स कौन से हैं, √5/2 और 1/2, और इन दोनों का प्रोडक्ट करो, यहाँ करो, √5/2 इंटू 1/2, तो √5 इंटू 1 √5, नहीं इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है, 1 सेकेंड, √5/2 का होल स्क्वायर किया, इट विल बी 5/4, एंड 1/4, 5 + 1/4 6/4, 3/2 हो गया ये, और इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो इट विल बी √5/4। ठीक है, हाँ तो √5/4 को आप लिख सकते हो ना, होल रूट ऑफ 5/16। ठीक है, सही है, मैच हो गया। आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए थे जिनके स्क्वायर का सम तो ये आता हो, तो ऐसे 2 नंबर कौन कौन से, √5/2 एंड 1/2, इनके स्क्वायर का सम तो 3/2 आता है और उन दोनों का प्रोडक्ट ये नंबर आता हो, तो ये नंबर आ रहा है √5/16, जिसको सॉल्व करके √5/4 लिख सकते हैं। अब ये 2 नंबर मैंने क्यों ढूंढे, देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब देखो मैजिक, ये तो मैंने रफली सोच लिया। अब 3/2 को मैं लिख रहा हूं उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम की फॉर्म में, जिन 2 नंबर की अभी मैं बात कर रहा था उन दोनों नंबर के स्क्वायर के सम की फॉर्म में लिखने वाला हूं मैं, किसको, 3/2 को। तो मैंने लिख लिया, कौन से थे वो 2 नंबर्स, वो दोनों नंबर्स थे √5/2। नेक्स्ट पेज पे करता हूं, देखो नेक्स्ट पेज पे करता हूं एक बार, देखो कहां तक कर लिया मैंने, प्लस और माइनस होल रूट ऑफ 3/2 माइनस 3/2 माइनस 2 होल रूट ऑफ 5/16, और ये होल रूट ऑफ इसके ऊपर है ही सही। देखो क्या कर रहा हूँ, प्लस और माइनस 3/2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, √5/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब √5/16 को क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, √5/2 मल्टीप्लाई √5/2 मल्टीप्लाई 1/2, √1/2 नहीं, √5/2 मल्टीप्लाई ओनली 1/2। ठीक है, ये 2 भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 भी मैं यहाँ लगा देता हूँ, और इसके ऊपर पहले भी रूट था, अभी भी रूट है, होल रूट है। अब आप यहाँ से पिछली स्टेप चेक करो, जो कुछ मैंने लिखा है वो जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो भाई, √5/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 5/4, 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/4, उन दोनों को ऐड करूंगा 6/4, और 6/4 क्या होता है, 3/2। दैट मीन्स 3/2 को तो मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। ठीक है, माइनस, आगे चलो, माइनस आगे चलता हूं मैं, ये 2 अभी भी अपनी जगह है, ये -2 है, वो अभी भी अपनी जगह -2, ये माइनस भी मैं यहां लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये -2 अभी सेम टू सेम अपनी जगह पे कायम है, -2 -2।
अब जो अंदर वाला √5/16 था उसको मैंने क्या लिखा, √5/2 × 1/2। देखो ये मल्टीप्लाई करने पे होल रूट ऑफ 5/16 होता है क्या, चेक करते हैं। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ √5/2 एज इट इज, और 1/2 को जब मैं रूट की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/4। भाई 1/4 का रूट 1/4 होता है ना, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इट विल बी, हुआ नहीं, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, देखो गलती कर दी। गलती ये है कि ये होल रूट लगा दिया मैंने। यहाँ पे जो दो नंबर्स लिखूंगा ना, मैं वही दो नंबर्स लिखूंगा जो अंदर यहाँ स्क्वायर के अंदर है। कौन कौन से नंबर्स हैं, √5/2 है और 1/2 है, यही दो नंबर्स लिखूंगा। अब आप चेक करो कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो √5/16 होता है या नहीं। ये -2 अपनी जगह पे एज इट इज, नो चेंज, -2 में नो चेंज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो तो ये हो जाएगा √5 × 1 √5 और 2 2 जा 4। अब 4 को भी रूट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, √16, और √5/√16 क्या होता है, ये चीज होती है। ठीक है, अब ऐसे ब्रेक कर करके क्यों लिखा मैंने, उसका एक कारण था। उसका क्या कारण था, देखो अब ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले तो ध्यान से देखो, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, और वही नंबर जो यहाँ पे जिसका स्क्वायर कर रहा हूँ वही नंबर एज इट इज यहाँ रखा हुआ है, तो 2 × a इंटू फिर वही नंबर यहाँ रखा हुआ है b, तो a² + b² -2ab बन चुका है, जो कि होता है a - b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन को आई कैन राइट एज a - b का होल स्क्वायर। देखो प्लस और माइनस, रूट बड़ा वाला रूट तो अभी भी है, होल रूट तो अभी भी है, पर अंदर वाली चीज जो है a² + b² -2ab की फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो आई कैन राइट इट एज a - b का होल स्क्वायर। और एक बार ये होल स्क्वायर लगा तो ये होल स्क्वायर इस रूट से कट गया। दैट मीन्स आंसर इज प्लस और माइनस √5/2 - 1/2। अगर एलसीएम ले लूं तो प्लस और माइनस √5 - 1/2 इस तरीके से लिख सकता हूं। अब एलएचएस क्या था, लेट्स टेक एलएचएस। एलएचएस यही था x माइनस, कहां गया एलएचएस, x माइनस √5 + 1/2, x माइनस, यहां लिख देता हूं या नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, चलो फिर से, x माइनस और था √5 + 1/2, यही था एलएचएस, x माइनस √5 + 1/2। और आरएचएस क्या आया मेरा, ये प्लस और माइनस √5 - 1/2, √5 - 1/2। ठीक है, अब आप x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये चीज उधर आ जाएगी, तो ये चीज उधर आके देखो यहाँ पे नेगेटिव है, तो वहां जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस √5 - 1/2। ये तो एज इट इज, ये एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, और माइनस का ये वाली चीज माइनस इधर आके प्लस हो जाएगी, √5 + 1/2। अब आप इसको अलग अलग कर दो, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। जब आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा √5 - 1/2 प्लस √5 + 1/2। और जब आप माइनस वाली चीज कंसीडर करोगे तो ये हो जाएगी, माइनस साइन बाहर है, देखो माइनस साइन बाहर है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, -√5 + 1 हो जाएगा वो, तो और माइनस साइन बाहर लगा दूं तो -√5 + 1/2, और वो अगली चीज तो दोनों केसेस में प्लस ही रहेगी, /2। तो दो आंसर्स कौन कौन से आएंगे, देखो यहां से -1 + 1 कट जाएगा तो √5 2√5 और यहां से -√5 + √5 कट जाएगा 1 + 1 यानी 2/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया √5, और यहां से भी 2 से 2 कट गया 1। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, x की वैल्यू इज इक्वल्स टू √5 और 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। और आप फैक्टराइजेशन से करेंगे तो और भी आसानी तरीके से ये बहुत पहले ही आ जाता हमारा √5 और 1, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन है नहीं आपको इसी से ही करना है तो आपको ऐसे करना है। तो ये वन ऑफ द, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड नहीं है, बट फिर भी किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर आप तो क्वाड कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही करके बताओ, तो इसलिए मैंने करके बताया। यहां तक तो कर लिया था हमने इजीली,
लेकिन इसके बाद इस एक्सप्रेशन को कैसे मैंने, ये जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे हमने इसको हमने फाइनली ये वाला एक्सप्रेशन, ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, उस एक्सप्रेशन को हमने रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5/2 को कैसे हमने प्लस और माइनस रूट 5 माइनस 1/2 बनाया। ये कलाकारी है जो आपको सोचनी है। एक बार ये इस एक्सप्रेशन में चेंज हो गया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं था, उसके बाद तो बस ये एक्सप्रेशन उधर आके प्लस होना था। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। और भी डिटेल में अगर आपको जानना है तो फिर अकेले में आ जाइए हवेली पे समझने के लिए, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and by tomorrow we will start the next chapter, मतलब रिवीजन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर्स तो सारे हो गए, रिवीजन सीरीज चल रही है, तो उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर होपफुली इसके अगला वाला चैप्टर नंबर 5 we will start. Till then, goodbye, take care.